Shipra Joshi and today's video is about CSS. In the last video we have discussed that CSS basically a designing language for which by using that we can create a page that looks attractive. ओके नाउ लास्ट लेक्चर में अपन ने जस्ट उसका कैसे यूज़ करना है, कैसे लिखना है ये डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उसकी डीपली स्टडी करेंगे। आज अलग अलग प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पे अपन फोकस करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से रिलेटेड ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बैकग्राउंड को अरेंज करना अपने आप में एक टास्क होती है, उसके लिए अपन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक पेज क्रिएट कर ले रही हूँ, डमी पेज जिस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैं अपना नोटपैड का एडिटर ओपन कर रही हूँ, नोटपैड प्लस और ये हमारा एक ब्लैंक पेज हो गया। इसमें मैं बेसिक कोड लिख रही हूँ HTML हेड बॉडी, हेड क्लोज करेंगे, बॉडी टैग एंड HTML टैग। ये हमारा सबसे सिंपल सा पेज बन गया है। इस पेज को मैं अपने फोल्डर में सेव करूँगी जहाँ पर मैंने कल पेजेस बनाए थे, पेज 3.html। इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर CSS मोस्टली हम एक्सटर्नल CSS का ही यूज़ करते हैं, तो एक्सटर्नल CSS के लिए मैं एक सेपरेट फाइल बना रही हूँ और इसको सेव कर रही हूँ style2.css से। और इस पेज को मुझे अपने पेज 3 में कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए हम लिंक टैग लगाएंगे। लिंक href इक्वल्स टू style2.css रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट एंड टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ये हमारा लिंक टैग हो गया। इसके बाद आज हमको करना क्या है, आज हमको इमेज को अटैच करना है अपने पेज के बैकग्राउंड में। तो मैं पूरे पेज के बैकग्राउंड में ना डाल के मैं एक डिव बना रही हूँ। डिव के अंदर मैं कुछ मैटर लिखूँगी और उस मैटर के बैकग्राउंड में इमेज डालूँगी। मैटर लिखने के लिए मुझे डमी मैटर चाहिए, तो मैं F1 से इस सॉफ्टवेयर की हेल्प खोल रही हूँ जहाँ से मुझे एक पैराग्राफ मिल जाएगा। कॉपी किया और इस डिव के अंदर मैं मल्टीपल पैराग्राफ्स, इसी पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा रही हूँ। ये मैंने कंटेंट कॉपी करके एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स मैं प्रिंट कर रही हूँ ताकि मेरा कंटेंट दिखाई दे जिस पे हमें इमेज डालनी है। CSS डायरेक्टली टैग के बेसिस पे लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम उसे क्लास के बेसिस पर लिखें। तो मैंने क्लास के बेसिस पे लिखने के लिए यहाँ पर एक क्लास लगा दी है बॉक्स नाम की। किसी भी नाम की क्लास दे सकते हैं, मैंने बॉक्स नाम की क्लास दे दी। अब बॉक्स की CSS लिखनी है। सबसे पहले मैंने बॉक्स में बैकग्राउंड कलर, पहली CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया। सेव करते हैं और अपने पेज को रन करके देखते हैं। व्यू करंट फाइल इन क्रोम, देखिए हमारा कंटेंट रेड हो गया। अब ये रेड कलर, ग्रीन कलर, जो हम बेसिक कलर के नाम लेते हैं, ये तो बहुत लिमिटेड होते हैं। अप्रॉक्स 140 कलर्स होते हैं जिनको CSS में बाय नेम पहचाना जाता है, लेकिन हमारे पास कलर्स तो बहुत सारे होते हैं। अप्रॉक्स हमारा सिस्टम 65,000 से अबव कलर्स को सपोर्ट करता है, तो उन कलर्स को हम सबको नाम के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कलर्स को प्रोवाइड करने के लिए 4 तरीके होते हैं। आप कलर्स को नाम के थ्रू डिफाइन कर सकते हो, जैसा बताया कि 140 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। इस टाइप से ऐसे देखा जाए तो टोटल 140 कलर्स हैं जिनको आप बाय नेम आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली किसी कलर को आइडेंटिफाई करना है या कोई अलग से कलर देना है जिनके नाम अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास ये 2 वर्जन होते हैं कि आप RGB कोड और हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू यूज़ कर सकते हो। बेसिकली कंप्यूटर में कोई भी कलर बेसिक 3 कलर से मिलकर बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, और इनकी वैल्यू वरी करती है 0 से लेकर 255 के बीच में। इन 0 से 255 के बीच में हम अलग अलग वैल्यू देके अलग अलग कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे कलर RGB कलर देने के लिए RGB और उसके बाद नंबर देना है, सपोज़ मैंने 50, 90 और 125 दे दिया। इसका मतलब है मैंने रेड कलर का 50 पार्ट लिया, ग्रीन कलर का 90 पार्ट लिया और ब्लू कलर का 125 पार्ट लिया। ये पार्ट किस में से हैं? 0 से 255 के बीच में से। अब मेरे पेज का बैकग्राउंड कलर बदल गया है। ब्लू का ज़्यादा पार्ट लिया था, मैंने ज़्यादा पार्ट लिया है इसलिए ब्लूइश रेड आया है। ऐसे अलग अलग कलर के कोड होते हैं।
ये RGB कोड है। इसी कोड को अपन हेक्साडेसिमल नंबर में भी लिख सकते हैं हैश लगा के। हैश में नंबर 00 से FF तक जाएंगे, तो मैंने लिख दिया 25 4A और FF, मतलब ब्लू का बहुत सारा पार्ट, तो मेरा कलर कुछ इस तरह का बनेगा। इन कलर कोड्स को आप किसी भी फ़ोटोशॉप के सॉफ्टवेयर या सिंपली पेंट ब्रश से भी देख सकते हो। जो कलर आपको पसंद है उसका कोड देख के आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये 3 तरीके हो गए, बाय नेम, बाय RGB कोड और बाय हेक्साडेसिमल कोड। एक और तरीका होता है, सपोज़ मैं टेक्स्ट का कलर बदल रही हूँ। टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए मैं तीसरा तरीका यूज़ कर रही हूँ, RGBA। यहाँ A मीन्स होता है अल्फ़ा वैल्यू। जब हमें कलर में ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है तब हम A वाला कोड यूज़ करते हैं। सपोज़ मैंने इसमें वाइट कलर दे दिया। वाइट कलर का कोड होता है 255 255 255, ये वाइट कलर का कोड होता है। अब मुझे इसमें ट्रांसपेरेंसी देनी है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए, तो मैंने वैल्यू दे दी 0.5। ये जो अल्फ़ा वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में वरी करती है, तो मैंने 0.5 दे दिया, मतलब मेरा वाइट कलर सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा। देखिए ये वाइट कलर ना आके, प्योर वाइट ना आके, उसमें ट्रांसपेरेंसी है जिसकी वजह से बैकग्राउंड कलर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा। ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है जिसमें कलर देने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। हमारी नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। इसको अपन यूज़ करके देखते हैं। हमारे पास जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, CSS डॉक्यूमेंट में चेंज करना है। CSS डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज। मैंने पहले से कुछ इमेजेस निकाल के रखी थी जो मैं आपको फ़ोल्डर में दिखा सकती हूँ। यहाँ पर जहाँ हमारा HTML और CSS पेज सेव है, यहीं पर मैंने एक IMG नाम का फ़ोल्डर बना के रखा है और उसके अंदर कुछ इमेजेस स्टोर करके रखी हैं। अभी अपन ये 1 वाली इमेज ट्राई करते हैं। इसका जो एक्सटेंशन है वो दिख रहा है JFIF है। अब ये नया एक्सटेंशन चलने लगे हैं, तो अपन URL img/, क्योंकि हम जहाँ पर हैं वहाँ से हमको img फोल्डर के अंदर जाना है, देन 1.jfif, ये हमारी इमेज है। इसको रन करके देखते हैं अपन। रन करके देखा, देखिए ये हमारी इमेजेस आ गई हैं, लेकिन इमेजेस क्या हुई हैं, रिपीट हुई हैं। हमारी इमेज छोटी थी और जगह ज़्यादा थी, इसलिए ऑटोमेटिकली वो रिपीट हो जाती है। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हमको नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। वो नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट की 4 पॉसिबल वैल्यू होती हैं। बैकग्राउंड रिपीट, इसकी 4 पॉसिबल वैल्यू होती हैं। रिपीट जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, मैं दूसरी सेट कर रही हूँ नो रिपीट। नो रिपीट, इससे क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक बार मेरी इमेज आएगी और जो रेस्ट ऑफ द स्पेस बचेगा उसमें बैकग्राउंड कलर शो होगा। अगर मैं सिर्फ x डायरेक्शन में रिपीट करना चाहती हूँ तो मैं रिपीट x लिखूँगी। अगर मैंने रिपीट x लिख दिया तो ये सिर्फ x डायरेक्शन में रिपीट होगी। देखिए यहाँ पर हमारी इमेज नहीं आ रही है। अगर मैं y डायरेक्शन में भी रिपीट करना चाहती हूँ तो रिपीट y लिखूँगी, तो सिर्फ y डायरेक्शन में रिपीट होगी, x डायरेक्शन में नहीं होगी। तो अभी मैंने नो रिपीट कर दिया, मुझे रिपीट करनी ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन में आप अलग अलग कुछ वैल्यूज़ हैं या फिर कुछ डायरेक्ट कांस्टेंट दिए जा सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सेंटर, तो ये इमेज पूरे पार्ट के सेंटर में आएगी। देखिए ऊपर भी स्पेस छोड़ दिया, नीचे भी स्पेस छोड़ दिया, लेफ़्ट राइट में भी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉप राइट, तो वो टॉप राइट कॉर्नर में आ जाएगी। बॉटम लेफ़्ट, बॉटम राइट, बॉटम, टॉप, लेफ़्ट, राइट, इस तरह से हम अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं। और किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके जाना है तो वो भी किया जा सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 250 px टॉप से और लेफ़्ट से 200 px, तो हमारी इमेज वहाँ आ जाएगी। ये देखिए टॉप से 250 px अब यहाँ आता है, तो हमारी इमेज इतनी छोटी हो गई है। बैकग्राउंड का साइज़ चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड साइज़ कवर। कवर करने से क्या होगा, मेरी इमेज को स्ट्रेच करके, बड़ा करके पूरे बैकग्राउंड को कवर किया जाएगा। अब मैंने बैकग्राउंड पोजीशन काफ़ी दूर दी है, इसलिए वो इस टाइप से दिख नहीं रही है। मैं 0 px दे दूँ ताकि टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर इमेज आए। देखिए
अगर मैं कवर लिखती हूँ तो मेरी बैकग्राउंड इमेज को इतना स्ट्रेच किया जाएगा कि पूरे एरिया को कवर कर दे, लेकिन इससे क्या होगा, मेरी इमेज का कुछ हिस्सा हिडन हो जाएगा, क्योंकि हाइट इतनी बची ही नहीं मेरे कंटेंट की, तो नीचे का हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैंने बैकग्राउंड साइज कंटेंट दे दिया तो स्ट्रेच करेंगे, लेकिन एक लेवल पर कंटेंट, CONTAINT कंटेंट, तो स्ट्रेच इतना ही किया जाएगा कि वो एक डायमेंशन को टच कर ले, जो भी पहले आ गया। यहाँ पर हाइट पहले कवर हो गई, इसीलिए विड्थ में और स्ट्रेच नहीं किया गया, लेकिन मुझे विड्थ और हाइट दोनों कवर करनी है और कोई पार्ट हाइट भी नहीं होने देना है, तो फिर हम बैकग्राउंड साइज मैनुअली देंगे 100%। इसमें बैकग्राउंड इमेज का शेप बिगड़ जाता है। ये देखिए जो सर्कल थे वो काफ़ी स्ट्रेच हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज को काफ़ी तरह से सेट कर सकते हो। अपन यहाँ पर कोई दूसरी इमेज ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे ये 2 डॉट, इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं, JFIF ही है ये भी। तो मैं दूसरी इमेज ट्राई करती हूँ 2, ये देखिए ये इमेज चेंज हो गई है। इसका सबसे सही तरीका होता है कवर या कंटेंट। कवर, ये देखिए ये हमारी इमेज है, हाइट कम होने की वजह से आई नहीं है। अगर मुझे यही इमेज बॉडी पे लगानी है तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी। बॉडी की CSS लिखते हैं, बॉडी बैकग्राउंड इमेज URL img/2.jfif। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा रही हूँ। देखिए ये हमारी इमेज इतनी छोटी थी इसलिए रिपीट हो गई, तो रिपीटेशन को रोकेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज कवर। देखिए ये हमारी इमेज आ गई। इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर मुझे थोड़ा लाइट करना है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर RGBA के थ्रू देंगे। सपोज़ मैं ब्लू का ही बहुत लाइटर शेड देना चाहती हूँ, तो 0.0.255,0.7, ये हमने ब्लू का लाइटर शेड दे दिया। मैं काफ़ी डार्क है, लाइटर शेड देना था, तो ओपेसिटी और कम कर देंगे, 2 कर देते हैं। देखिए काफ़ी लाइट ब्लू शेड आ गया है। इस तरह से आप अपना कंटेंट अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो थर्ड इमेज है, ये अपन ने JPEG निकाली थी, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो ये भी डाल के देख लेते हैं, 3.jpg। जो भी इमेज आप यूज़ करें वो ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली इमेज आ गई। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट है, हमने देखिए क्या क्या देख लिया, इमेज देख लिया, रिपीट देख लिया, साइज़ देख लिया, पोजीशन, अटैचमेंट। कई बार ऐसा होता है कि इमेज स्टैटिक होती है और उसके ऊपर कंटेंट स्क्रॉल करता रहता है, तो उसके लिए बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लिखते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, कंटेंट स्क्रॉल होगा लेकिन बैकग्राउंड वहीं पर फिक्स हो जाएगा। जब पेज पर ज़्यादा कंटेंट होता है तब इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, आउटलाइन और बॉक्स शेडो। ये अपन एक एक करके देखते हैं। पैडिंग, सबसे पहले मैं इसमें बॉर्डर एक्सप्लेन करूँगी। अपन सपोज इस बॉक्स पे बॉर्डर डालते हैं। बॉक्स पे बॉर्डर डालने के लिए हम लिखते हैं बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर 3 चीज़ें बतानी होती हैं। सबसे पहली है विड्थ, बॉर्डर की विड्थ, मैंने 2px बता दिया। नेक्स्ट मुझे बताना होगा उसका स्टाइल। स्टाइल में सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डैश्ड होता है। इनमें से मैंने यूज़ कर लिया सपोज डैश्ड। नेक्स्ट कलर, कलर जिस तरह से आप बाकी चीज़ों के कलर दे सकते हैं ऐसे इसका भी कलर दे सकते हैं, तो मैं ब्लू का डार्कर शेड यूज़ करूँगी। RGBA 255 0,0,255 0.8। ये देखिए मैंने इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ये हमारा बॉर्डर आ गया। आप बॉर्डर चारों तरफ अलग अलग भी डाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ़्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम ऐसे अलग अलग लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में गैप देना है तो हम पैडिंग यूज़ करते हैं।
मैंने लिख दिया पैडिंग 20 px। तो चारों तरफ बॉर्डर और कंटेंट के बीच में 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। अगर आप टॉप बॉटम अलग देना चाहते हैं और लेफ़्ट राइट अलग देना चाहते हैं तो आप 2 वैल्यूज़ दे दीजिए। पहली वैल्यू टॉप बॉटम की होगी और दूसरी वैल्यू लेफ़्ट राइट की होगी। ये देखिए, टॉप बॉटम में 20 px और लेफ़्ट राइट में 50 px। अगर आप इसको बॉर्डर के बाहर गैप देना चाहते हैं तो मार्जिन यूज़ करते हैं। बॉर्डर के अंदर गैप देना है तो पैडिंग और बॉर्डर के बाहर गैप देना है तो मार्जिन। वही एक वैल्यू दोगे तो चारों तरफ सेम मार्जिन आ जाएगा, और 2 वैल्यू दोगे तो टॉप बॉटम अलग और लेफ़्ट राइट अलग। तो मैं 2 वैल्यू दे रही हूँ। टॉप बॉटम मुझे 50 px चाहिए और लेफ़्ट राइट मुझे 100 px चाहिए। ये देखिए, ये हमारा कंटेंट हो गया। इसमें बॉर्डर है, ये बॉर्डर दिख रहा है, ये जो गैप है अंदर की तरफ ये पैडिंग है, और बाहर की तरफ जो गैप है वो मार्जिन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो CSS प्रॉपर्टी है वो है आउटलाइन। बॉर्डर के बाहर की तरफ क्या होता है, आउटलाइन होती है। आउटलाइन और बॉर्डर में कोई ख़ास अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि बॉर्डर चारों तरफ अलग अलग दिया जा सकता है, जबकि आउटलाइन चारों तरफ एक जैसी होती है। लिखने का तरीका भी वैसे ही है, डबल ब्लू कर मैंने बाय नेम दे दिया। देखिए, ये डबल आउटलाइन हो गई। इसका कलर अपन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रेड के शेड में कर सकती हूँ 255, और इसको 0 कर देते हैं तो बॉर्डर रेड के शेड में आ जाएगा और आउटलाइन ब्लू के शेड में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो नाम से ही समझ में आ रहा है, बॉक्स शेडो देने के लिए। शेडो के लिए पहली वैल्यू होती है कि x में आपकी शेडो कितनी दूर होगी, तो मैंने कह दिया 5 px। y में कितनी दूर होगी तो 5 px। कितनी स्प्रेड करनी है, फैलाना कितना है, तो मैंने कह दिया 10 px। कितनी ब्लर करनी है, फोर्थ वैल्यू होती है ब्लर करने के लिए, तो मैंने कह दिया मुझे 15 px ब्लर करना है। और कलर कौन सा देना है, सपोज़ मैं ब्लैक कलर की शेडो देना चाहती हूँ, वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट, तो ब्लैक कलर का कोड होता है 000, और मैंने ओपेसिटी दे दी 0.3। तो इस पर मेरी ब्लैक कलर की शेडो आ जाएगी। ये देखिए, ये एक शेडो आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको 15 px कर देती हूँ तो मेरी शेडो नीचे की तरफ हो जाएगी, और अगर मैं इसको -15 कर देती हूँ तो ऊपर की तरफ हो जाएगी। सेम ऐसे ही इस वैल्यू को नेगेटिव करने पर शेडो लेफ़्ट तरफ चली जाएगी, और अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को 0 कर देते हैं तो शेडो पीछे की तरफ दिखाई देगी, बिल्कुल कंटेंट के बैक साइड में। देखिए, चारों तरफ इक्वल शेडो। तो इस तरह से आप अलग अलग शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पैडिंग, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप, मार्जिन, बॉर्डर के बाहर तरफ का गैप, बॉर्डर डालने के लिए आउटलाइन, बॉर्डर के बाहर एक और अगर आपको बाउंड्री बनानी है तो आउटलाइन। बॉर्डर चारों तरफ अलग अलग हो सकता है, लेकिन आउटलाइन चारों तरफ एक जैसी होगी। तो इतनी CSS प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो देने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारा एक पेज है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, और अगर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।